सर स्क्रीन तो शो होने रही। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, अभी और आई है स्क्रीन बस। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है। कब से स्टार्ट हुई है सर? ये अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये एक ही टॉपिक छोटा सा ही हुआ है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ फ्लैट, ऑर्डर वर्ड और ट्रिपलेट। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ अभी। ठीक है, मैं कराता हूँ आगे। ठीक। चलो। हाँ जी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात कर रहे थे, 3B H तक था ये। इसके बाद अभी ये तो अभी किया हमने सिर्फ 1A का। ठीक है, 1A का किया H के साथ यहाँ पे। अब ऐसे हम क्या करेंगे, 1A का किससे लेंगे? K से। तो आगे एलिमेंट क्या आएंगे? 1A K। और लास्ट एलिमेंट क्या आएगा? 3B K। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके? 12 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। तो ट्रिपलेट कहीं पूछ ले तो है, वैसे देखो पूरा क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है। तो अगर कहीं कोई पूछ ले कि ट्रिपलेट क्या है या एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट ए का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी का, और थर्ड एलिमेंट क्या होना चाहिए? सी का होना चाहिए। तो ये तो था सिर्फ प्रोडक्ट कि ए क्रॉस बी दो एलिमेंट है हमारे पास। और दो एलिमेंट में अगर हम बात करते हैं उनके प्रोडक्ट की, तो डिफिनेशन होगी ए बी। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा ए को और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा बी को। एक एग्जांपल ये आपके सामने दिया है, ए और बी दो सेट लिए हैं। और ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि दो एलिमेंट अगर पेयर में है, मतलब ऑर्डर में है। तीन एलिमेंट अगर ऑर्डर में है तो ट्रिपलेट। तीन से ज्यादा एलिमेंट अगर ऑर्डर में है तो ऑर्डर एंड ट्यूपल। और अगर ए और बी फाइंड आउट करना हो तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो, ए बी ऑर्डर पेयर बनाएंगे। पहला एलिमेंट ए का लेंगे और दूसरा एलिमेंट बी का। तो 1A 1B और 2A इस तरीके से बनेंगे। और अगर एलिमेंट कितने होंगे? 6। क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे? 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसको फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एन ए क्रॉस बी क्या होगा? एम एन मीन एम इन टू एन। अगर हमें इसको वेन डायग्राम में शो करना है तो आप दो सेट रिप्रेजेंट करके आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1 का ऑर्डर पेयर बन रहा है ए से बी से, 2 का भी ए और बी से, 3 का भी ए और बी से। आप बना सकते हो। और अब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन की। तो रिलेशन क्या है? हाँ जी। वो करना ट्रिपलेट केस में ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर आप बनाओगे ट्रिपलेट का वेन डायग्राम, तो फिर तो इसी तरीके से होगा। पहले ए क्रॉस बी बनाना पड़ेगा और फिर आगे लेके जाना पड़ेगा। ऐसे तीन सेट लेने पड़ेंगे। मान लो 1 2 है, ए बी और सी है, और एच और के है। तो 1 ऐसे बनेगा एक, तो फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो अब एक साथ लेना पड़ेगा तो 1AH पूरा बन गया। तो इस तरीके से ले सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर है कांश? ओके।
यस सर। ठीक है, अब मेन अब स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे रिलेशन। देखो रिलेशन क्या है, मतलब एक सेट, आर ना एक सेट का नाम है, सिर्फ आर एक सेट है, और वो भी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, बस। आर इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, या आर ये हम लिख देता हूं मैं आपको, आर ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट कि आर जो है ना वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। आर एक सेट है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। वो इक्वल भी हो सकता है यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी, देन आर इज said to be relation from A to B or represented by R arrow, sorry, R slash A to B, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ये है कि A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, वो खाली नहीं होने चाहिए। देखो ये फैमिलीज की तरह ही है, अगर दो फैमिलीज हैं ए और बी, और यहाँ पर मेंबर है 1 2 3 और ए और बी। अब मान लो ये दो फैमिलीज हैं, दो फैमिली अगर में एलिमेंट ही नहीं है, मान लो एक सी है कोई सेट जो एम्प्टी है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई मेंबर ही नहीं है, तो हम ए का सी से या बी का सी से कोई रिलेशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दूसरा, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो एलिमेंट है, लेकिन सिर्फ वन जो एलिमेंट है ना वो बी को जानता है, बस वन बी को जानता है। आप ये मान लो वन का रिलेशन बी से है, चाहे वो एज ए फ्रेंड, चाहे वो कलीग है या क्लासमेट है, जूनियर है, वट एवर, वो डिपेंड करता है आपको क्या कंडीशन दी जाएगी। तो वन का रिलेशन बी से अगर है तो इसका क्या होगा, ऑर्डर पे क्या बनेगा, वन बी। अब ये वन बी का ही मैं कलेक्शन बना लूं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक सेट आर। और आर को अगर वन बी ऐसे लिखा जा सकता है, और ये ए क्रॉस बी का सबसेट अगर है, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, रिलेशन डिफाइन हो गया फ्रॉम ए टू बी। मतलब कि ना रिलेशन बच्चे होते हैं बहुत कुछ है, रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और देखो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई एक रिलेशन लिख दूं आर वन, वन बी और वन सी, ये बताओ सी तो बी का मेंबर ही नहीं है, सी जो यहाँ लिखा मैंने सी बी का मेंबर ही नहीं है। तो जब दो फैमिली में आप बात कर रहे हो और सी की बात कर रहे हो, तो मैं कोई भी आपसे कहेगा जब बात हम ए और बी की कर रहे हैं आप सी की एंट्री क्यों करा रहे हो, क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आर वन जो है ऑब्वियसली जब कोई नया एलिमेंट ऐसा आता है और वो ऑब्वियसली ए और बी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब वो एक रिलेशन नहीं है। मैथमेटिकली हम इतना अगर आप बात करें तो इतनी सी बात कही जाती है कि कोई भी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का अगर सबसेट है तो वो रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो बी क्रॉस ए भी हो, ए टू बी बात कर रहे हैं। मान लो वन बी को जानता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बी वन को जानता हो, ये भी है। आप सब नरेंद्र मोदी को जानते हो, लेकिन वो आपको जाने की जरूरी थोड़ी है। आपने सबने अनिल अंबानी का नाम सुना है, लेकिन उसने आपको जानते हो या नहीं जानते, वो नहीं है। आप कह सकते हो हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो थोड़ी कह सकता कि मैं आपको जानता हूँ। तो वन वे नॉलेज भी हो सकती है, वन वे रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। ए बी के पैरेलल है, बी ए के पैरेलल होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर टू का इनवर्स 1/2 है तो 1/2 का इनवर्स भी 2 होगा, ये दो टू टाइप में है। लेकिन ए बी से अगर छोटा है, जानता है ना, अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी काम की बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बात है कि ए बी से अगर छोटा है, मतलब कि ए इज एनी रियल नंबर, हम ये कह रहे हैं कि ए लेस देन बी, तो क्या बी लेस देन ए होगा, नहीं होगा। तो वन वे अगर ट्रू है तो रिलेशन भी वन वे हो सकता है, और टू वे अगर रिलेशन है तो टू वे भी हो सकता है। अब ये वन वे कब होगा, टू वे कब होगा, इसके लिए हम तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन में, तो वो अभी मैं बाद में बताता हूँ। पहले यहाँ समझो रिलेशन, बेटा बात शुरू हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मोदी को जानते हो तुम बातें करना शुरू कर दोगे, ये थोड़ी है। हाँ जी, तो बात नहीं करो फिर, ठीक है।
तो 1B ये आ गया आपका रिलेशन आ गया। तो एक चीज बात हो रहा है कि A क्रॉस B जो होता है वो B क्रॉस A के इक्वल होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1A है, तो अगर B क्रॉस A लिखोगे तो क्या आएगा, A1 आएगा। तो 1A इज नॉट इक्वल टू A1, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता कि सारे ऑर्डर पेयर इक्वल हो। हाँ, अगर कहीं पे लिखा है 2,2 आपको जी सर ये तो इक्वल है, तो वो हो सकता है, वो स्पेशल केस है कि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, तो वहां एक स्पेशल पर्टिकुलर केस है, इस प्रॉपर्टी का नाम है जो अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल हम बात करें रिलेशन। तो कभी आपसे कोई भी पूछता है कि रिलेशन डिफाइन है या नहीं, सबसे पहला आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जैसे सेट पे था कि सेट कोई डिफाइन होता है या नहीं होता, तो वो कब होता है डिफाइन। हाँ जी आप बताना, सेट सेट क्या होता है, डिफाइन द सेट, बताओ। हाँ जी, एक कलेक्शन जो है वो सेट कब होगा। हाँ जी आगे, ये 3 नंबर। हाँ जी, वेल डिफाइंड कलेक्शन। हाँ जी ये 3 नंबर। हाँ जी बताओ आप आगे, नहीं है याद, अच्छा। हाँ जी आपको याद है, बात नहीं बेटा। हाँ जी, इतना कंफ्यूजन बताओ सेट को लेकर के। हाँ जी आप बताओ, नहीं, फिर कैसे समझ में आएगी चीजें, पढ़ नहीं रहे इसका मतलब। देखो जिस स्टेटस में आप आज हो उसके हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा है कि चैप्टर में आप ज्यादा कुछ कर पाओगे। सेट कौन बताया, आप बताओ। बस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है बस, और क्या है, या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, तभी ऐसी रिलेशन है। रिलेशन कब डिफाइन होगा, ठीक है, वो आपको चेक करना है कि वो जब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो, ठीक है। यहाँ तो मैथमेटिकल हमारे पास है कि ए क्रॉस बी का सबसेट है तो वो डिफाइन होगा। एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। एक सेट है हमारे पास ए टू बी, R1 डिफाइन कर लेते हैं। ए लिखा है मैंने 1 2 और 3, और ये वही ए बी और सी लिख दें इसको। तो एक R1 लिखा है मैंने 1B 1C, R2 लिख दिया एक और 1 1 3 3, R3 लिख दिया है हमने CB 3 1, R4 लिख दिया है हमने A1 और B3। हाँ जी बताओ, आप बताओ लास्ट में इस रो में R1 एक रिलेशन A टू B है या नहीं है, क्या R1 है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट बताओ, है R1। हाँ जी आप बताओ R2 है या नहीं है, हाँ जी आप बताना आगे। R3 है या नहीं है। हाँ जी R3 है या नहीं है, ठीक है R3 है, R1 है, ये नहीं है, ठीक है। हाँ जी आप बताओ R4 है या नहीं है, ठीक है। हाँ जी आप बताओ R4 है या नहीं है, यस नो। हाँ हाँ जी नेक्स्ट, R4 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और नॉट, यस हाँ जी, नो सर, ठीक है। देखो सबने अपने मन में तो आंसर को पता लग गए होंगे, तो राइट आंसर तो क्या है, एक R1 है, ना R2 है, ना R3 है, ना ही R4 है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सेपरेट है ही नहीं। ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। यहाँ पर देखो पहला एलिमेंट तो ए का है लेकिन दूसरा नहीं है। यहाँ पर देखो पहला दूसरा एलिमेंट तो है, यहाँ पे पहला एलिमेंट भी बी का ही है। यहाँ पर देखो उल्टा ही हो गया, यहाँ पे बी का पहले आ रहा है और ए का, तो R4 रिलेशन बी टू ए तो हो सकता है पर ए टू बी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिलेशन डिफाइन है या नहीं है, तब जाके हम उसके टाइप्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। और आपको तो सेट में तो चलो फिर भी बाई डिफिनेशन आपको चेक करना पड़ेगा कि वो वेल डिफाइन है या नहीं है, लेकिन रिलेशन में तो आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है
कि ए टू बी बोला है या ए टू ए बोला है या बी टू बी कहा गया है, तो अब वो उसका सबसेट है या नहीं है, बस सिर्फ वो सबसेट चेक करना है और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, और इन सबको चेक करने के बाद अगर हम बेसिकली हम बात करें, अगर कोई रिलेशन ए टू ए डिफाइन अगर है, ठीक है, तो कुछ 3 आपने सेट पहले पढ़े हैं 11th में, फिर 3 बाद में पढ़े हैं। तो पहले 11th वाले में बात करें कि एक तो आपने पढ़ा होगा एम्प्टी रिलेशन, जैसे एम्प्टी सेट भी होता है ऐसे एम्प्टी रिलेशन भी होता है, मतलब कि दो फैमिलीज है तो सही, 1 2 3 और ए और बी एलिमेंट के साथ, लेकिन कोई किसी को नहीं जानता, जरूरी कि हम सबको जानते हो या वो हमसे हमें जानते हो। तो इसका मतलब ऐसा रिलेशन जहां, क्योंकि फाइव भी हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, फाइव तो हर किसी का सबसेट होता ही है ना, तो इसका मतलब फाइव जो है वो हमेशा एम्प्टी रिलेशन होता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे अभी भी वही है कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, ए और बी खाली नहीं होने चाहिए। आप कहो जी क्या आर ए टू फाइव डिफाइन होगा? नहीं होगा। आर ए टू फाइव या फाइव टू ए, मतलब एम्प्टी टू एनी सेट या एनी सेट टू एम्प्टी सेट कभी डिफाइन नहीं होगा। ए एंड बी मस्ट बी नॉन एम्प्टी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। और एम्प्टी रिलेशन जरूर हो सकता है, क्योंकि फाइव जो है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। इसके बाद लेकिन अगर सारी एलिमेंट एक दूसरे को जानते हैं, मान लो 1 2 3 और वही ए और बी ये सारे ही एक दूसरे को जानते हैं, मान लीजिए ऐसे कैसे, मैं कहना ये रिलेशन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो आर क्या हो गया? इक्वल हो गया ना एक और बी के, एक और बी के 6 एलिमेंट आ गए और 66 यहाँ पे दे रखे हैं आपको, तो वो क्या आ गया? आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आ गया यहाँ पे, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन आ रहे हैं। तो जब सारे एलिमेंट रिलेटेड है कि इक्वल है, देखो आपको पता है हर सेट के 2 सबसेट होते ही होते हैं, एक फाई एंड इटसेल्फ, तो फाई अगर है तो इसका मतलब एम्प्टी रिलेशन, और इसका मतलब आपका अगर सभी एलिमेंट अगर वो इक्वल में है एक प्लस बी के तो यूनिवर्सल। तो इसका मतलब दो रिलेशन हमेशा डिफाइन किए जा सकते हैं, हर ए टू बी के अंदर दो रिलेशन हमेशा वेरी करेंगे, एक एम्प्टी और एक यूनिवर्सल। ठीक है, ए टू बी कर रहे हैं ना बात, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल। इसके बाद हम बात करते हैं, एम्प्टी हो गए, दो तो हो गए, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। वैसे तो ये भी है टाइप्स, पर ये डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। मेन आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, कहाँ पढ़ रहे हैं आपकी बार? हम पढ़ रहे हैं ए टू ए में, ए टू बी की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करें ए टू ए की। ठीक है, अगर मान लीजिए एक सेट मैंने ले लिया यहाँ पे 1 2 और 3 और एक रिलेशन लिखा, देखो ए टू ए, ए टू ए मतलब कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पे? बता सकता है कोई? ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 9। ठीक है, 9 एलिमेंट हो गए। अब जो भी मैं लिखूंगा आपको रिलेशन लिखूंगा, आपने ये देखना वो जो 9 एलिमेंट है जो आपने दिमाग में फिलहाल नोट कर ली हैं, पेज पे करना चाहो कर सकते हो आप, और उनमें से देखना जो एलिमेंट मैं लिखूंगा क्या वो एलिमेंट उसको बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। अगर वो कर रहे हैं तो रिलेशन डिफाइन है, अगर नहीं करेंगे तो डिफाइन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 1 R3 में सेकंड 2 1 1 2 एंड 2 1। चलो ये 5 मैंने लिखे हैं एक रैंडमली कुछ रिलेशन। देखो चलो ये बताओ पहले ए टू ए में ये मैंने लिखे ना R1 R2 आदि 5 रिलेशन लिखे हैं, ये बताओ कि R1 से लेके R1 मतलब ए से लेके ए तक कितने रिलेशन मैं लिख सकता हूँ?
9, 2⁻9, क्योंकि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है 9, तो जितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए में जितने उसके सबसेट में बना सकता हूँ उतने ही मैं रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूँ इसका 2⁻mn, तो रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो वो हो जाएगा ये 2⁻mn। चलो मैंने उन 2⁻mn में से मगर 2⁻9 में से सिर्फ 5 लिखे हैं, मगर 512 में से सिर्फ 5 रिलेशन आपके सामने लिखे हैं। तो हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट करें, इधर लास्ट से। हाँ जी, आप बताना R1 एक रिलेशन है A to A लास्ट, ठीक है। हाँ जी, एक बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, चलो R5 नहीं है, क्यों? 3 4 है, ठीक है। चलो अगर मैं 3 4 की जगह 3 1 कर दूं तो क्या ही हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि पांचों एलिमेंट अब ए क्रॉस ए में बिलोंग करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं R1 में। देखो R1 और R2 में कुछ प्रॉपर्टीज भी ऐड करी है मैंने लिखते वक्त, क्या है वो ध्यान से देखते हैं। देखो R1 में क्या है, हर एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, मतलब कि कहने मतलब ये ना ए और ए दो फैमिली है ही नहीं, एक ही फैमिली के 3 मेंबर हैं, ठीक है, और हर आदमी खुद को जानता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ये रिलेटेड है। तो अब वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, और 3 3 हो गया। तो ऐसा जब कोई रिलेशन लिखा जाए जब ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ध्यान रखना मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इटसेल्फ ओनली, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकली या आइडेंटिकल लिख देते हैं, चलो आइडेंटिकल रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल है, लेकिन R2 में क्या है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन 1 का 3 से भी है रिलेशन, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहां से स्टार्ट हो रही है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में भी ये लिखा हुआ है कि इफ ऑल द एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, लेकिन वहां ओनली वर्ड नहीं है, वो किसी और से भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी वाले में क्या है, इटसेल्फ ओनली, वो खुद से ही होगा, अगर किसी और से है तो वो आइडेंटिकल नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द आइडेंटिकल आर रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिकल को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिकल नहीं कह सकते। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल द आइडेंटिकल रिलेशंस आर, लिखना चाहो तो पॉइंट बना के ना लिख लिया करो कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। और आपको ये भी बताया कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर मान लो एक एलिमेंट है ए कोई, और हम ये कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू आर है, ए बिलोंग्स टू आर, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए आर ए भी लिख सकते हैं कि ए का ए से ही रिलेशन है, तो आर क्या हो जाता है हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो भी सेट दिया हुआ है उसका कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, दूसरे से है या नहीं हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ये बात यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को लेकर के। अब नेक्स्ट होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, देखो R1 में देखो 1 1 का उल्टा कर दो, मतलब कि प्रॉपर्टी ये होती है हमारी कि ए और बी दो एलिमेंट है कोई भी कैपिटल ए में से गिवन सेट में से, और मैंने ये लेट कर लिया कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ए बी ट्रू है, मुझे गिवन है एक रिलेशन बी से है, और मुझे टेस्टिंग किसकी बात की करनी है कि क्या बी ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर वो होगा तो सिमेट्रिक होगा, अगर सिमेट्रिक है तो वो इनवर्स होगा, दोनों बातें कह सकता हूं मैं। तो यहाँ पे आ जाओ वापिस R1 पे, R1 में 1 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 1, और 2 2 का 2 2, 3 3 का भी वो एलिमेंट वो सेम ही है, आपको पता है 2 बार एलिमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं होता सेट में, तो इसका मतलब वो ये आइडेंटिकल जो रिलेशन है इसका मतलब वो सिमेट्रिक भी होता है।
क्या जो रिफ्लेक्सिव है R2 क्या वो है हमारा सिमेट्रिक? नहीं है। देखो 1 1 का और 2 2 का 3 3 का तो इनवर्स है ऑर्डर पे है, लेकिन 1 3 का उल्टा क्या होगा? 3 1। 3 1 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा। 1 3 ट्रू है लेकिन 3 1 फॉल्स है। उस केस में R2 जो है हमारा वो सिमेट्रिक नहीं है। क्या R3 देखो, R3 देखो 1 2 का इनवर्स 2 1 है, यहाँ पे दोनों ही है। 3 1 का 1 3 ये भी है। तो क्या ये सिमेट्रिक है? पक्का? हाँ वही सोचना है ना आपको कि 2 2 नहीं है तो होगा या नहीं होगा, आप सोचो। प्रॉपर्टी मैंने तो ये बोला है कि ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर है। इस प्रॉपर्टी, ये आपने सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे चेक करना है, बाकी का कोई लेना नहीं है आपको। सिमेट्री की प्रॉपर्टी देखो, क्या इसके अंदर सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही? वो 1 1 2 2 है या नहीं है, वट एवर, हम उससे क्या मतलब। हाँ जी बताओ फिर। है? हाँ जी है। चलो, इसमें वो तो है नहीं 2 3 तो। हाँ जी ये कोई जरूरी नहीं है, पहले 2 3 अगर होगा तो 3 2 के बारे में बात करेंगे। तो 2 3 ही नहीं है तो 3 2 के बारे में बात भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप 1 2 का उल्टा कर रहे हो 2 1, तो 2 1 का उल्टा भी तो 1 2 होता है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स पेयर जो होगा वो सेट में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन R3 हमारा सिमेट्रिक है। तो मैं अगर यहाँ पे नाम लिख दूं तो बाद में इसे इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। R3। अब हम बात करते हैं R4 की। क्या R4 हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है? चलो, फिर इसके बाद तीसरी एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है ट्रांजिटिव। यहाँ पे हम बात करें 3 एलिमेंट की, ए बी और सी, 3 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कि ए बी भी ट्रू होना चाहिए और बी सी भी ट्रू होना चाहिए। तो तब मैं बात करूंगा ए और सी की। अगर ए सी ट्रू हुआ तो ट्रांजिटिव है, अगर ए सी फॉल्स हो गया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब देखते हैं R4 पे ही। हाँ जी R4 बताओ, क्या ये है? रिफ्लेक्सिव नहीं है आपने बोल दिया, ट्रांजिटिव है क्या? पक्का देख लो, पक्का है। देखो 3 एलिमेंट यहाँ पे, देखो 1 2 2 3 ऐसे हैं। देखो यहाँ पे 2 और 2 तो क्या है, मैच कर रहे हैं, तो 1 3 बचा और 1 3 आगे दिया हुआ है। तो 1 2 2 3 है, इसका मतलब 1 3 भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। क्या R1 ट्रांजिटिव है? हाँ जी, कितने स्टूडेंट कह रहे हैं जो यस है? हाँ R1। कितने कह रहे हैं जो यस? यस के साथ कौन जाएगा R1 में? ओनली 1 2, ओनली 2, बाकी सब नो। हाँ जी, तो यस करने वाले बताओ ट्रांजिटिव क्यों है? तो वो 2 सेट। हाँ जी हाँ जी आप बताओ। हाँ चाहे वो सही है तो आप अपनी तरफ से बताओ। हाँ इनवर्स में, इनवर्स नहीं होता ट्रांजिटिव में। 1 1 का 1 2 अगर है तो 1 2 होना चाहिए। चलो जो भी है, एक्चुअल में इसका आंसर है यस। बताता हूँ क्यों। प्रॉपर्टी को दोबारा से देखो, मैंने क्या कहा था कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। पहले वाले में 1 1 तो बिलोंग्स टू आर है, अगला है ही नहीं एलिमेंट, बी सी है ही नहीं। नहीं पॉसिबल नहीं है, ये पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा तो आप फॉल्स नहीं कर सकते। फॉल्स कहने के लिए आपके पहले 2 ट्रू होने चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस वाले में 1 2 का उल्टा 2 1 है, 3 1 का उल्टा 1 3 है। अब 2 3 तो है ही नहीं तो 3 2 की बात क्यों करेंगे हम? सिमेट्री में ये तो बताया था जब 2 3 होगा और तब मैं 3 2 के बारे में बात करूंगा। अगर 2 3 बिलोंग कर रहा है और 3 2 बिलोंग नहीं तो वो फॉल्स होगा ना। 2 3 ही नहीं है तो मैं इसके इनवर्स के बारे में बात क्यों करूंगा? जो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रही तो सेकंड क्यों करेंगे? ऐसे ही यहां पर है कि ए बी
अगर बिलोंग्स टू आर सिर्फ वन कंडीशन एप्लीकेबल है, सेकंड है ही नहीं, तो इसको ट्रू और फॉल्स तो कह ही नहीं सकते ना। जब यही नहीं है तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हम। हाँ नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इसको हम नॉट ट्रांजिटिव तो नहीं बोल सकते ना, नॉट ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते, ये ट्रांजिटिव में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉल्स करने के लिए एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना वो ट्रांजिटिव काउंट होगा। ठीक है, हाँ जी ये ट्रांजिटिव होगा। हाँ जी बिल्कुल है, ऑल द आइडेंटिकल रिलेशंस आर ट्रांजिटिव। इसका अलावा जो आइडेंटिकल है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, वो सिमेट्रिक भी हो गया, और वो ट्रांजिटिव भी हो गया। आप देख सकते हो दोबारा से तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं R1 के अंदर। 1 1 सबका रिलेशन खुद से है, 1 1 का उल्टा करेंगे 1 1 सेम एलिमेंट आएगा। ठीक है, और 1 1 के लिए आगे 1 2 या क्रॉस करने के लिए हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ऑल द आइडेंटिकल आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा कौन सा बताओ? हाँ जी देखो, नहीं वो ट्रू या फॉल्स मैं बताता हूँ। देखो आना चाहिए नहीं, प्रॉपर्टी क्या है ट्रांजिटिव में, अभी हमने क्या बात करी? हाँ वो जा ही नहीं सकता वो, हाँ नेग्लेक्ट कर दिया ना उन्हें, ट्रांजिटिव नहीं है नेग्लेक्ट कर दिया, पर वो ट्रांजिटिव काउंट होगा क्योंकि वो एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर, दूसरा एलिमेंट नहीं है। आप यहाँ पर लेकिन ऐसे ही होता है। हाँ वो आप समझ गए, आप कह सकते हैं इस बात को कि हाँ वो है, तो आप ये भी कह सकते हो कि नाइदर ट्रांजिटिव नॉर क्या तो वही चक्कर है, इसलिए इसको ट्रांजिटिव में काउंट करते हैं। हमने कभी भी देखो रिजेक्शन क्या होता है, एक बात समझ लो बेटा, किसी भी चीज को रिजेक्शन क्या होता है? तो जो रिजेक्शन जो है, ठीक है, रिजेक्शन क्या होता है? देखो एक बेडशीट है, एक बेडशीट बिल्कुल साफ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो छोटा सा डॉट लगा हुआ है, और बहुत सारी और बेडशीट्स हैं, आपको कहा जाए इन्हें रिजेक्ट करो जो साफ नहीं है, तो आप क्या देखोगे? आप सिर्फ एक डॉट देखोगे, आप ये देखोगे साफ कितनी है, आप ये देखोगे कि उसमें डॉट है या नहीं है, चाहे वो बहुत ही ऐसा डॉट हो जो शायद नजर भी ना आता हो, लेकिन अगर डॉट अगर है तो एक अच्छी कंपनी उसको रिजेक्शन में डालेगी, तो उसको एक डॉट उसकी रेपुटेशन को खराब कर सकता है। तो रिजेक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी है आपको उस पर फोकस करना चाहिए, ट्रू और फॉल्स के केस में। अब कोई चीज ट्रू है, हर पॉइंट पे वो ट्रू है, 1 1 भी है 2 2 भी, मान लो एक सेट होता, एक सेट मैं आपको दे दूं, एक एन, एक रिलेशन डिफाइन करता हूं आर फ्रॉम एन टू एन, और मैंने एक रिलेशन आर जो है वो लिखा 1 1 2 2, ठीक है, और 4 4 करके सारा लिख दिया एन एन, इसमें एक 3 3 मिस कर दिया, तो ये फॉल्स है, तो 3 3 नहीं है। तो कभी भी जब बात किसी प्रॉपर्टी के होने या न होने की हो, तो दो बातें ध्यान रखी जाती है, एक तो जो प्रॉपर्टी उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से फुलफिल हो रही है, अगर रिजेक्शन पे जाएं तो कोई भी एक एलिमेंट अगर उसको रिजेक्ट कर सकता है तो वो पूरी प्रॉपर्टी ही रिजेक्ट हो जाती है। उसमें ये नहीं सोचा जाता कि इनफाइनाइट हैं, वो एक पे तो नहीं हो रही सर, ऐसा नहीं है। जो ट्रू है तो वो ऑलवेज ट्रू, अगर वो फॉल्स है तो एक पे भी अगर फॉल्स है तो वो ऑलवेज फॉल्स हो जाती है। फॉल्स करने के लिए एक ही काफी है, कहते हैं ना एक तालाब को गंदा करने के लिए एक मछली काफी है, तो वो ही रीजन होता है। ठीक है, तो रिजेक्शन करना और अप्रूवल करना, ये दोनों में ध्यान, अप्रूवल होता है फॉर ऑल अप्रूवल, रिजेक्शन अगर एक भी अगर मिस्टेक है, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक भी अगर दिक्कत है कहीं पे वो रिजेक्शन होगा, चाहे बाकी सब कुछ हो, तो चाहे बहुत कुछ प्रॉपर्टी हो लग रही हो। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे। क्लियर है? ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस पर इसको टेस्ट करते हैं कि आपकी कितनी नॉलेज है। एक सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दे रहा हूं, कलेक्शन, दो लाइन है एल और एम का कलेक्शन है, सच दैट एल पैरेलल एम और एल
एम जो है ना लाइंस हैं इन ए सेम प्लेन। ये क्वेश्चन है जो कंप्लीट डिफिनेशन के साथ होता है। एल और एम एक सेट है हमारा आर, और जो ए है ना सेट जो है डिफाइन, ए वही है लाइंस है एल और लाइंस इन सेम प्लेन। मतलब सेम प्लेन का एक सेट है, उसकी में हम दो लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइंस आर पैरेलल की कंडीशन है। ठीक है, एल एल मतलब एल लाइंस का सेट है। एल क्या है? लाइंस इन सेम प्लेन है, सेम प्लेन की में लाइंस का कलेक्शन है, अलग अलग प्लेन नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्लेन में हो तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। बताना ये है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ जी मोदी जी है। अच्छा चलो, हाँ जी आप बताओ, है रिफ्लेक्सिव? क्लियर है? क्यों है रिफ्लेक्सिव बताओ। हाँ जी पैरेलल है। हाँ जी बता दो, थोड़ा कुछ हेल्प कर दो इसकी है। हाँ जी, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन खुद के क्या होती है? पैरेलल होती है। मतलब एल पैरेलल एल ऑलवेज ट्रू। तो आपको ना प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है, एल पैरेलल एल, आप दोनों एलिमेंट सेम लिखो और प्रॉपर्टी लगा के देखो क्या वो ट्रू हो रही है। अगर ट्रू हो रही है तो यस, अदरवाइज नॉट। अब आ जाओ सेकंड प्रॉपर्टी पे, क्या ये सिमेट्रिक है? तो आप पहले लेट करोगे कि इफ एल पैरेलल एम है तो क्या एम पैरेलल एल होगा? ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो ये सिमेट्रिक है। थर्ड, तीन लाइन लेंगे आप, एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो ये बताओ क्या एल एन के पैरेलल होगी? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रांजिटिव हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलो एक सेट और ले लेते हैं, एच एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज कॉन्स्टेंट लाइन। तो पैरेलल होती है ना, एक लाइन दो लाइन के ऊपर है तो वो पैरेलल। देखो दो पैरेलल्स होती क्या है? दो पैरेलल के बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, आप कम करते जाओगे तब दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगी? वो कॉन्साइड। ऑल कॉन्साइड आर पैरेलल बट और पैरेलल आर नॉट कॉन्साइड। ठीक है, तो ऐसे कैसे? एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक रिलेशन है ये। चलो ये क्या बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हर कोई बंदा अपना भाई थोड़ी होता है, दो बंदे तो चाहिए भाई होने के लिए। ठीक है, तो एक्स आर एक्स इज नॉट ट्रू। हाँ जी, एक्स ब्रदर ही, आप मेल ही कर लो, चलो मेल ही कर लो। ये हम मेल के लिए बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मेल्स हैं सारे। चलो एक्स एंड वाई अगर भाई हैं तो क्या वाई एक्स भाई होंगे? ठीक है, और अगर एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है तो एक्स क्या जेड भाई का होगा? अगर मेल लिखा नहीं होता इसमें, तो क्या एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई है तो क्या वाई ब्रदर ऑफ एक्स हो सकता है? सिस्टर हो सकती है वो, तो वो क्या वहां हो जाएगा? फॉल्स। एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज ए ब्रदर ऑफ जेड, तो एक्स इज ब्रदर ऑफ जेड होगा? अब होगा, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई है तो एक्स मेल हो गया, वाई फीमेल हो गई, या मेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगली कंडीशन कहा है कि वाई ब्रदर ऑफ जेड, तो वाई भी क्या हो गया? मेल ही हो गया। तो एक्स मेल हो गया, वाई मेल हो गया, जेड मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो एक्स इज ए ब्रदर ऑफ जेड, तो वो एक्स तो कंफर्म है कि वो मेल है, और जेड मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं, तो वो ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बाकी मेल और फीमेल पर डिपेंड करता है क्या ले जाना होगा। चलो एक और देख लेते हैं इसी वही, जो ये एल पैरेलल एम दिया था ना मैंने, ये वाला क्वेश्चन, इसमें चेंज करके अगर मैं लिख दूं एल पेंडिकुलर एम, इसी रिलेशन में देखो, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ऑल द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ? नो, नहीं होती है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? एल एम हाँ। और क्या ये ट्रांजिटिव है?
नहीं होंगी, बिल्कुल सही, क्योंकि एल इधर है, मान लो एम इधर है, एन इधर है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, पर ये दोनों क्या होगी आपकी पैरेलल हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर है सारी चीजें। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकली सोचना है। 11th 12th में तो लिखना पड़ता था, यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज को चेक करना है, ट्रू और रिजेक्ट। रिजेक्ट करने के लिए 1 पॉइंट चाहिए और ट्रू के लिए वो सभी पे ट्रू होनी चाहिए, बस। अब आती है बात डोमेन की और रेंज की और एक कोडोमेन की। 3 बातें और पूछेगा आपसे वो, ठीक है। डोमेन क्या है, देखो डोमेन है कोई भी ऑर्डर पेयर है, देखो एक्स एलिमेंट्स लेते हैं इसमें सारे, जहां एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब समझो, एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है जो आर के अंदर है, उसका जो पहला एलिमेंट है ना, उसका जो कलेक्शन है वो क्या है, डोमेन। रेंज क्या है, वाई, एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर होता है उसके सेकेंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो हमारा क्या है, डोमेन। कोडोमेन हमेशा बी होता है। अगर कोई रिलेशन आर डिफाइन है ए टू बी, ए टू बी मतलब रिलेशन डिफाइन इन बी, ए से बी में डिफाइन होता है, जिसमें डिफाइन होता है वो हमेशा फिक्स होता है बी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, यहीं पर देख लेते हैं इसका, रुको, ऊपर लिखे हैं बहुत सारे। यहाँ पर R3 देखो, R3 का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ R3 1 2 3, देखो 1, ये 2 और ये 3। अच्छा, और रेंज क्या है, 2 1 3, तो 1 2 3 ही है। चलो R4 में बताओ, R4 में डोमेन क्या है, 1 और 2 सिर्फ, और रेंज क्या है 2 3। R5 में और ये रेंज, अच्छा R3 में कोडोमेन क्या है, और R4 में सब में 1 2 3 होगी। कोडोमेन तो A टू B है, तो A टू A है अगर, तो वो A ही होगी, कोडोमेन का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर में वो आपका डोमेन होता है, और कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो हमारा रेंज होता है। यहां तक बताओ किसी को रिलेशन में कोई दिक्कत, इसके अलावा रिलेशन आपका नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछना है, लिखना नहीं है आपको। जो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना है, 3 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, हमें ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे रिलेशन की, अब रिलेशन की ही बात कर रहा हूं, अब एक न्यू टाइप्स ऑफ या मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन है। एक ऐसा रिलेशन है जिसमें मैं ना 2 प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूं और 2 प्रॉपर्टीज और ऐड कर रहा हूं, इतनी बड़ी पड़े उन सब में, उन सभी में अगर कोई ये 2 प्रॉपर्टी ऐड हो जाए तो वो एक नया टाइप का रिलेशन हो जाता है। वो कौन सा रिलेशन होता है देखते हैं पहले। एक तो ये कि ऑल द एलिमेंट ऑफ, अगर कोई आर डिफाइन है ए टू बी, देखो ऑल द एलिमेंट ऑफ, इनको तो कंबाइन ही कर देता हूं, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एज ए यूनिक इमेज इन बी। इसका मतलब है कि अगर ए और बी 2 है, 1 2 3 और ए बी है, ठीक है, तो सबकी ना एक तो सभी की होनी चाहिए। जैसे मान लो 1 से लेके यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ लेके, ये 1A 2B क्या रिलेशन है, ए टू बी है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखी है ना वो होल्ड नहीं कर रही है। इसमें लिखा है ऑल द एलिमेंट ऑफ, ऑल द एलिमेंट्स 1 2 3, 3 की कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारी स्पेशल रिलेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा। इसको बनाने के लिए मान लीजिए मैंने बी को जोड़ देता हूं यहाँ पे, तो क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, कर रही है, क्योंकि 1 का रिलेशन किससे है, ए से, 2 का रिलेशन किससे है, 3 का रिलेशन किससे है, ठीक है, 1 से है ना। बी 2 को कवर कर रहा है वो एक अलग मैटर है, 3 की बात कर रहा हूं मैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, हमारा फोकस किस पे है, ए पे। ए के हर एलिमेंट के लिए एक आंसर होना चाहिए। हाँ, अगर 3 को मैं यहां कर देता 4, अब 3 की 2 इमेजेस हैं, अब 3 का रिलेशन 2 से हो गया, बी से भी और 4 से भी, तो अब ये हमारा जो है उस स्पेशल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। एक तो ऑल द एलिमेंट होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, ये 2 बातें अगर होल्ड करती हैं तो इसी रिलेशन का ही नाम बदल के हो जाता है फंक्शन। आपको अगर फंक्शन तो बहुत कुछ था, फंक्शन कुछ नहीं था, फंक्शन एक टाइप से रिलेशन ही था।
जिस रिलेशन में ये दो प्रॉपर्टी और होल्ड हो जाती है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, अब तक जो डोमेन हम पढ़ रहे थे वो एक, देखो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि डोमेन 1 2 आ रहा था डोमेन 1 2। इस वाले क्वेश्चन में R4 में देखो, R4 कहाँ गया हमारा, ऊपर है ये, देखो R4 में 1 और 2 डोमेन था, 1 और 2, 3 एलिमेंट नहीं था, ठीक है। तो ये एक सिंपल रिलेशन था, ठीक है। लेकिन अब जब बात करता हूं मैं फंक्शन की, फंक्शन में जब मैंने कह दिया कि 1 2 3 तीनों का रिलेशन होना ही चाहिए, इसका ए का अब डोमेन होना कंपलसरी है। अगर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए 100% डोमेन है, ए डोमेन बन चुकी है, ठीक है, ए डोमेन है अगर हमारी और यूनिक इमेज के साथ, ए डोमेन है विद यूनिक इमेज, तो उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो हम ना फंक्शन को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कई बार कि फंक्शन नया कुछ टॉपिक है, नया नहीं है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ऑल द एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। बिल्कुल, ये एग्जांपल एक तो सामने ही है आपके कि 1 का ए से, 2 का बी से और 3 का बी से है, तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है। आपको अगर थोड़ा और टिपिकल एग्जांपल चाहिए तो एक, अब मैं लिख रहा हूँ फंक्शन एफ, एक फंक्शन है, अभी रुक जाओ, अभी आर ही लिखता हूं मैं, आर है एक n to n, n to n मीन्स नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और प्रॉपर्टी हमने लिख दी है इसकी आर की कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन कर देते हैं एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और y और x जो भी एलिमेंट है वो n को बिलोंग कर रहे हैं। अब बताओ क्या इस रिलेशन के अंदर दो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, बताओ। एक तो सभी की इमेज होनी चाहिए, सभी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए किसका, इस पहले वाले n में, और वो भी एक ही बार होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है? आप रोस्टर फॉर्म में लिख के दे सकते हो इसको। देखो 1 का रिलेशन किससे होगा, 1 2 का रिलेशन किससे होगा, और 3 का और 4 का, तो ये देखो 1 2 3 4 पहले सारे एलिमेंट हैं, बाद में छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो कोड डोमेन है ना बी, उसमें कुछ एलिमेंट रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला ए के अंदर ए डोमेन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में डोमेन पूछूं, डोमेन ऑफ आर, तो क्या आएगी 1 2 n, वो इक्वल हो रही है देखो। और अगर मैं यहाँ पे रेंज पूछ रहा हूं तो रेंज क्या है मेरी, मगर ऑल द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसका मतलब रेंज तो कोड डोमेन का सबसेट भी हो सकती है और वो इक्वल भी हो सकती है। चलो इसी में, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, तो इस रिलेशन को आप क्या कह सकते हो, फंक्शन कह सकते हो, दिस रिलेशन इज फंक्शन। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं R to R, R to R मीन्स देखो R गड़बड़ कर रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं I ले लेते हैं, Z ले लेते हैं, इंटीजर्स Z to Z ले लेते हैं एक बार। अब बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि अब यहाँ पे देखो -1 का रिलेशन 1 से है और 1 का भी, मतलब कि मैं इसको अगर इस तरीके से बनाऊं, -1 और 1 दोनों का रिलेशन किससे आ रहा है, तो नहीं आएगी। देखो 2 की 1 हो सकती है, 1 की 2 नहीं हो सकती, तो यहां पर ये डिफाइन होगा, यहां पर ये डिफाइन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जो वाई स्क्वायर, अच्छा ये इसको उल्टा कर दे, मान लो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता x इक्वल टू वाई स्क्वायर,
और ये डिफाइन होता आर आपका जेड टू जेड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब वाई इक्वल टू रूट एक्स। बताओ दो एलिमेंट बताओ मुझे, बताओ। देखो 1 2 और -1 ले लिया एक मैंने, तो देखो यहाँ -1 और 1 है। देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा। तो अब की बार x की जो वैल्यू 1 है वो y की दो वैल्यू के लिए आ सकती है। y की वैल्यू इधर से लेनी होती है ना, b से। तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1। तो यहाँ पर अब इसकी दो रिलेशन हो गए हैं एक के। अब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्लियर है, रिलेशन वही, बाकी फंडा सेम है, डोमेन रेंज ऑफ एफ वो सेम है। डोमेन, इसमें तो डोमेन क्लियर है। अगर कोई रिलेशन फंक्शन, अगर कोई रिलेशन, बेटा बात नहीं करो, मुझे मालूम है आपको आता है, फिर भी समझ लो। अगर कोई रिलेशन फंक्शन अगर है तो ए तो डोमेन ही होता है। अब इसमें गेम क्या हो गया, रेंज का। रेंज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और डोमेन अगर देखा जाए तो डोमेन क्या होता है, एक मैं लिख देता हूं दोबारा से, फंक्शन उसमें डोमेन। देखो डोमेन ऑफ, अगर एफ कभी पूछा जाए, पूछ ले मान लो, तो वैसे तो ए होती है, पर वो ए दिया ही नहीं हुआ। वो कहता है आप डोमेन बता के दिखाओ हमें क्या होगी, इसकी डोमेन होगी क्या, ठीक है। तो डोमेन ऑफ क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। बेटा जो लैंग्वेज लिखी है ना इसको समझ लो, अगर ये समझ लिया कभी डोमेन नहीं अटकेगा, मेरी गारंटी है। कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब कि आपसे ये पूछ लिया जाए कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, वो कहता है इस फंक्शन की, ये फंक्शन होना चाहिए, तो इसकी डोमेन बताओ क्या होगी। बताओ इसकी डोमेन क्या है, एफ एक्स है 1/x है, डोमेन क्या होगी। फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन को डिफाइन करना है ना, फंक्शन डिफाइन करना है। तो ऐसी वैल्यू बताओ, एक तो वो यूनिक हो इमेज, और सभी की होनी चाहिए। एक ऐसा सेट बताओ कौन सा होगा इसमें, बस। और देखो इसका डोमेन जो होगा वो होगा r-0, ऑल रियल नंबर्स विदाउट जीरो, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो x की जिन वैल्यूज पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है उनको माइनस करना है रियल नंबर से, तो आपका फंक्शन बनेगा रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन मतलब ये होता है कि जब कोई फंक्शन r टू r डिफाइन है तो उसे बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, ये y है, ऑल वैल्यूज ऑफ y का कलेक्शन करना है, ठीक है ना। दोज आर रिलेटेड टू ऑल वैल्यूज ऑफ x। समझो x की वैल्यू पहले डिफाइन कर लिया आपने, अब x की यही वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो y की वैल्यू जितनी वैल्यू आ सकती है, x की वैल्यू डोमेन हो गई। डोमेन मुझे दिया हुआ है या डोमेन मुझे डिफाइन करना है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो डिफाइन करना पड़ेगा। अब डोमेन डिफाइन करने के बाद उन डोमेन की जो वैल्यू मैं रखूंगा फंक्शन के अंदर, तो y की वैल्यू जो भी आ सकती है वो सारी वैल्यू का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, आपका रेंज। तो यहां बताओ क्या होगा रेंज इस क्वेश्चन में। यहां भी सारी वैल्यू आ सकती है लेकिन जीरो नहीं आ सकती। जीरो आने के लिए एक्स तो इन्फिनिटी होना पड़ेगा, 1/इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी एलिमेंट नहीं है। अब आप सोचो ये कैसे पॉसिबल है, आप कोई भी एक रियल नंबर लो 2 जो डोमेन के अंदर है, तो 1/2 भी एक रियल नंबर है,
3 लोगे तो 3 का उल्टा 1/3, माइनस में लोगे तो माइनस का 1/3, रूट में लोगे रूट टू रैशनल है तो 1/√2 भी क्या है, इरेशनल है, दोनों मतलब रियल हो गए दोनों, ठीक है। तो ये इस तरीके से। तो अब इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा देखता हूं मैं, थोड़ा सा ये लिखा होता, ये जो आर था इस वाले क्वेश्चन में, इसमें बताओ डोमेन क्या है। डोमेन तो एन है, यहाँ दी हुई है, और कोडोमेन भी दी हुई है एन। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, अब ये देगा डोमेन, ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको, डोमेन तो क्लियर होती है, कोडोमेन भी क्लियर है, क्लियर क्या चीज नहीं है यहाँ पे, रेंज। अब बताओ इसकी रेंज क्या है, कहाँ है एन स्क्वायर, रेंज देखो नीचे लिखी हुई है, रेंज क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कलेक्शन लेना है सारा का सारा। हाँ जी, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, यही एक फंक्शन ले लूं मैं आर टू आर, और इसको डिफाइन भी ऐसे ही कर दूं मैं, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चला जाएगा, अभी देखना, अभी इस वाले क्वेश्चन में देखना आर, यहां पर देखो आर तो ये डिफाइन है ना, आर ठीक लिखा है मैंने बिल्कुल, इसमें कोड रेंज बताओ क्या होगी, रेंज क्या है इसमें, रेंज बताओ। देखो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे जीरो है, चाहे रैशनल है, चाहे इंटीजर है, चाहे फ्रैक्शनल है, व्हाटएवर, चाहे होल नंबर है, चाहे नेचुरल नंबर है, वो सब कुछ सबके लिए डिफाइन है। एक्स की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे इसमें, तो वाई की वैल्यू कोनो की फाइनाइट वैल्यू आएगी, फंक्शन डिफाइन है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको हम वाई कह रहे हैं, ठीक है। एक्स की हर वैल्यू पे जो रियल नंबर है उस पर फंक्शन डिफाइन है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जो नॉट डिफाइंड हो जाए। तो मेरा डोमेन तो क्लियर है, आर है, कोडोमेन भी आर है दिया हुआ है, सिर्फ रेंज मिसिंग है, इसमें रेंज बताना है। एक्स स्क्वायर तो कोई जवाब नहीं होता ना, आपको रियल नंबर में से बताना है, इस आर में से बताना है, या तो ये सेट बताना है आपने, एक्स स्क्वायर तो फंक्शन हो गया ना, एक्स फंक्शन, इस आर में से आंसर बताओ, क्या ये खुद पूरा कंप्लीट आर रेंज होगा, या आर में से कुछ एलिमेंट होंगे, तो जो कुछ एलिमेंट होंगे उसका कलेक्शन बताओ क्या होगा, ओनली परफेक्ट स्क्वायर, और अच्छा तो इसका रूट 2 नहीं होगा इसमें, रूट 2 तो परफेक्ट नंबर नहीं है, क्या रूट 2 रेंज नहीं हो सकता, हाँ बताओ, रूट 2 नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता, रूट 2 नहीं हो सकता क्या, बताओ, क्या वाई की वैल्यू रूट 2 आ सकते हैं यहाँ पे एक्स की किसी वैल्यू पे, नहीं आ सकता ना, एक्स की किसी वैल्यू के लिए क्या वाई की वैल्यू रूट 2 आ सकती है, कौन सी वैल्यू के लिए, 2 की पावर 1/4, और 2 की पावर 1/4 रियल नंबर है, तो इसका रूट 2 जो है वो परफेक्ट का नंबर नहीं है, और फिर भी वो रेंज के अंदर आ जाएगा, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, सिर्फ क्या आएंगी, पॉजिटिव, तो इसका आएगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, अगर जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो अलग से इसको ऐड करके दिखाना पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to infinity, क्योंकि ये बात इंटरवल जो होता है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, तो 0 to infinity भी लिख सकते हो, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, ओके। वो डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट दिया है, वो क्योंकि दोनों आ जाते हैं एग्जाम में, आर प्लस ऊपर की जगह कई बार आर प्लस नीचे भी लिख देता है, आर स्टार भी लगा देता है, लेकिन स्टार करके वो डिफाइन कर देता है कि आर स्टार इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, वो ऐसे जो भी कुछ देगा या तो डिफाइन करेगा किसी ने दिया, या तो आपको थोड़ा सा प्लस समझना पड़ेगा, प्लस और माइनस क्या चीज, क्लियर है यहाँ पे, फंक्शन क्लियर हो गया बिल्कुल, डोमेन बता दोगे, रेंज बता दोगे, चलो इसके बाद अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो फर्दर इसमें 2 प्रॉपर्टी और ऐड होती है, और वो लास्ट है,
आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ठीक है, आप सोचोगे सर कहाँ सेट से स्टार्ट हो गया, आप दो 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 करके ऐड करके यहाँ पहुंच गए। तो एक तरीके से आपको समझ में आ गया कि एक सीरीज है ये, प्रॉपर्टी जैसे जैसे ऐड करते आ रहे हैं, नई नई प्रॉपर्टी ऐड करते आ रहे हैं, उसी का नाम बदलते जा रहे हैं बस। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में हुआ करता था, आपको पहले पढ़ाते थे क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए पॉलीगन ऑफ क्लोज फिगर विद 4 साइड, फिर उसमें ऐड करके कि 2 साइड पैरेलल हैं तो आप कहते थे ट्रेपेजियम। बताया था, तब भी बताया था, देख लिया रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज पढ़ रहा है उसमें पढ़ नहीं रहा होगा, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आगे कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दो, अगर एक पेयर पैरेलल है तो ट्रेपेजियम, दो एक प्रॉपर्टी दोनों पेयर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम। अब उसी ट्रेपेजियम में अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसी एक पैरेललोग्राम में एंगल सारे 90 है तो रेक्टेंगल। उसी एक पैराग्राफ में चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस। उसी रोम्बस में 90 डिग्री एंगल ऐड कर दिया एक प्रॉपर्टी और, तो वो स्क्वायर। तो कहने मतलब वहां पे भी इतने टाइप्स ऑफ पढ़ते थे, एक तरीके से यहाँ भी वही है, सेट से स्टार्ट करके उनके ऑपरेशन से स्टार्ट करके जैसे हम प्रॉपर्टी ऐड करते जा रहे हैं वो उनके नाम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर ऑल द रिलेशन, ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन, बट ऑल द रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ये ध्यान रखना क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, सीरीज है ये। अब हम लास्ट दो प्रॉपर्टी, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो उसमें दो प्रॉपर्टी जरूर होल्ड करती हैं अगर फंक्शन है। अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। कौन सी प्रॉपर्टी है कि 1 2 3 ए बी और सी है, अभी आपको बताया पहले पहले तो ये बताओ क्या ये फंक्शन है? हाँ जी, लास्ट में नो, अभी तो बताया दो का एक हो सकता है, वन की, आप ये देखो वन का आंसर क्या आ रहा है सी, टू का आंसर क्या आ रहा है सी, और थ्री का आंसर क्या आ रहा है ए, सबका एक एक आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर फंक्शन है तो देखो एक तो ये हो सकता है और एक ये दे दिया मान लो, ये सी से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी चलो 4 डाल देते हैं और ये डाल देते हैं बी पे। एक मिनट, ये 4 नहीं है। ठीक है, ये देखो दोनों में क्या बढ़ते, देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, चारों की इमेजेस हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तीनों की इमेजेस हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफाइन है। लेकिन यहाँ जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो 4 और इसकी, सॉरी ये मैं यहाँ थोड़ा साफ कर देता हूँ एक बार, ये 1 और 2 की जो है वो सी है, फंक्शन डिफाइन है, 2 की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 का एक सिलेक्शन है, लेकिन जो अगले वाले में है सबका एक एक ही है, 1 का एक से ही है, 2 का बी से है और 3 का, सॉरी 2 का सी से और बी का 3 से है, तो इसको हम बोलते हैं 1 1 1 1, इसको हम बोलेंगे हम मैनी 1। मगर एक तो डोमेन पे देखा आपने, डोमेन में ये देखना है कि क्या वो मैनी 1 है या 1 1 है। अब चेकिंग किस पे होती है? हमेशा 1 1 पे होती है। टेस्टिंग करेंगे किस पे करेंगे? हम 1 1 में। हम ये चेक करेंगे कि क्या सभी के लिए एक एक आंसर आ रहा है, तो 1 1। अगर सभी के लिए किसी भी एक एलिमेंट के लिए 2 आंसर अगर आ रहे हैं तो वो मैनी 1। तो मैनी 1 की टेस्टिंग नहीं है, मैनी 1 तो रिजेक्शन है एक तरीके से, 1 1 का रिजेक्शन मतलब कि मैनी 1, क्योंकि तीसरी कोई चॉइस ही नहीं है, या तो 1 1 होगा या वो मैनी 1 होगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइन है। क्लियर है ये? अगर आप सोचो कि सर नहीं यहाँ पे मान लो 5 और लिख देता, अब यहाँ तो कोई भी नहीं है तो ये फंक्शन भी तो नहीं है फिर, तो फंक्शन डिफाइन होगा तो ये प्रॉपर्टी तो देखो दोनों में से कोई एक जरूर लगेगी। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए यूनिक इमेज, मगर 1 1 हम ये इसको उल्टा बोल देता हूं, चलो मैं कहता हूं इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बी हैज ए यूनिक प्री इमेज इन ए, प्री इमेज इन ए, ऑल नहीं आएगा, जो भी एलिमेंट्स ऑफ ऑल को जरूरी नहीं होता ना, इसलिए हाँ। इसके अलावा देखो और क्या है, 1 2 3 है और यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी सी, ये इधर, ये इधर और ये इधर, और एक और लिख दिया यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे दोबारा से ये क्या है 1 2 3 है, सभी की यहाँ पे 2 3 की क्या है 2 है,
तो ये भी क्या है आपका 1 1 है, मैनी 1 है, मैनी 1। और ये जो नीचे वाला वो क्या है आपका, लेकिन ऊपर और नीचे वाले दोनों क्वेश्चन में देखो, यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, यहां पर भी कोई एलिमेंट खाली नहीं बचा। जहां दोनों में कोई एलिमेंट नहीं बचता है उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू। लेकिन जहां पर एक भी एलिमेंट अगर बच जाता है, नहीं बचा यहाँ पे, यहाँ बचा जाता है, कोई भी एक एलिमेंट अगर बच जाता है तो वो क्या आ जाता है आपका। इसका मतलब देखो फंक्शन कितने टाइप का हो गया, देखो मैनी 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू और 1 1 इनटू। तो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन इनका आपस में अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो ओके, अगर 1 1 नहीं है तो वो मैनी 1 होगा, उसका ऑन टू इंटू से कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑन टू और इंटू की, अगर कोई रिलेशन तो फंक्शन अगर ऑन टू है देन इट्स ओके, अगर ऑन टू नहीं है तो वो क्या होगा, इनटू। तो टेस्टिंग जो होती है वो किस पे होती है, 1 1 पे होती है या ऑन टू पे होती है। ऑन टू का मतलब हमने सिर्फ एक चेक करना है, ऑन टू का मतलब क्या है, हमने क्या चेक करना है कि जो हमारी रेंज है ना, रेंज क्या वो कोडोमेन के इक्वल है। आपने क्या करना है, सिर्फ रेंज फाइंड आउट करनी है, जैसे अभी हम कर रहे थे, बताया ना आर, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था हमने, ये यहाँ पे, यहाँ पर ये वाले में देखो, यहाँ पे रेंज बताई थी हमने 0 टू इन्फिनिटी, और ऊपर क्या दिया हुआ है यहाँ पे आर। तो वो रेंज जो है कोडोमेन की क्या है, सबसेट है। अगर सबसेट है तो इनटू, अगर वो इक्वल है तो ऑन टू। तो इसका मतलब, और इनटू के लिए अगर लिख ही लेते हैं चलो, रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। तो मेन गेम रेंज का ही है इनटू और ऑन टू के केस में। तो अब वो हम फाइंड कर ही रहे हैं। और 1 1 क्या है आपका, 1 1 में आप क्या चेक करना है कि सभी की प्री इमेज, किसी की भी प्री इमेज 2 ना हो, किसी की प्री इमेज 2 ना हो, सबकी क्या हो 1 1 हो। तो प्री इमेज कह सकता हूं मैं, प्री इमेज इज यूनिक। और जो 1 1 है उसका नाम क्या होता है, कोई बता सकता है, हाँ जी, इंजेक्टिव। और ऑन टू क्या होता है, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, अब आप सोचोगे सर इनटू और ऑन टू के, इनटू और मैनी 1 के क्या नाम होंगे, वो नहीं होंगे। इनटू और मैनी 1 का कोई नाम नहीं है, सिर्फ 1 1 ऑन टू ही मेन प्रॉपर्टी है। हमें सिर्फ 1 1 ऑन टू पे टेस्टिंग करनी है। अगर दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, सिर्फ 1 1 प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो इंजेक्टिव, और ऑन टू प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो सब्जेक्टिव, और दोनों होल्ड कर रही है तो बाइजेक्टिव। और अब ये बाइजेक्टिव ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लास्ट बात कर रहे हैं इनवर्स के बारे में। इनवर्स देखो, अगर कोई फंक्शन ए बी सी, देखो कोई फंक्शन एफ जो है वो डिफाइन है इस तरीके से कि 1 का ए से है, और 1 का बी से है, 2 का सी से है, और 3 का डी से है। ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। लेकिन मैं इसका इनवर्स अगर लिखूं तो इनवर्स क्या होगा, बी इधर आ जाएगा और ए इधर हो जाएगा, बदल जाते हैं। ए टू बी है तो क्या हो जाएगा, बी टू ए। बी में क्या है, ए बी सी डी, और ए में है 1 2 3। अब देखो जब 1 का रिलेशन ए से है तो ए का क्या होगा, इनवर्स 1 से ही होगा। और बी का देखो 1 का बी से भी है तो बी का भी क्या होगा, 1 से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गड़बड़ कर दिया इसको, रुको रुको रुको, चलो ऐसे ही रख लेते हैं इसको, 1 मिनट। 1 का ए से है और 2 का किससे है, सी से, तो बी का रख ही देते हैं। सी का ले लेते हैं 2 से, और डी का किससे है, 3 से, तो 3 का। अब देखो ये ऊपर तो फंक्शन है 1 2 3, और लेकिन नीचे वाला फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जो ऊपर ये था ये इनटू था। जब इनटू को आप इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। इसका मतलब फंक्शन डिफाइन करने के लिए उसका ऑन टू होना कंपलसरी है। और दूसरा, अगर यहाँ पे एक 4 एलिमेंट होता और 4 का हम सी से और कर देते, बी तो चल हटा ही दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता 4, और यहाँ क्या आ जाता 4 का सी से।
तो अब ये क्या था आपका मैनी वन, और मैनी वन का भी जब इनवर्स करते हैं तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करने के लिए आपका फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अगर 1 1 2 होगा तभी उसका इनवर्स डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं होगा। और मैथमेटिकली आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा वो कि मान लो वो पूछ रहे y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये फंक्शन है, डिफाइन है R टू R, इसका इनवर्स बताओ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कोई भी y नहीं देगा, वो आपको एफ एक्स देगा ऐसे, इसका इनवर्स फंक्शन बताओ। आपको सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने हैं, एफ एक्स की जगह पहले y पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। तो बहुत आसान है, y माइनस 3, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट y माइनस 3। अब x देखो, जब मैंने यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स लेट किया था तो एक तो x की वैल्यू क्या होगी, f इनवर्स y होगी ना। y इक्वल टू देखो, y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स y, क्योंकि f इधर चला गया, ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो f इनवर्स y क्या होता है, ये हो जाएगा रूट y माइनस 3। लेकिन एग्जाम में ना ऑप्शन में y में आंसर नहीं होगा, आंसर होगा x में, तो y को दोबारा x से बदल दो। तो ये आपका क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स हो गया। ठीक है, इनवर्स निकालना हो तो सिर्फ एक ही काम करना है आपको, एफ इक्वल टू वाई लिखो और एक्स की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ वाई। क्लियर है? चलो, इसके बाद है आपका कंपोजिशन। अच्छा लिख लो, बिल्कुल लिखो, लो लिख लो आराम से। इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना बार, और पिछली वाली क्लास थी उसकी भी देख लेना, दोनों क्लासों में 2 बार करा चुका हूं मैं। कोई बात नहीं, अभी हम कुछ टॉपिक की वर्कशॉप भी लगाएंगे ना, तो उसमें उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देंगे। अभी और कराऊंगा, एक बार और कराऊंगा, सिर्फ 2 बार और कराऊंगा, टेंशन ना लो। 2 बार करा चुका हूँ, 2 बार और कराऊंगा। हाँ जी, चलो लास्ट देखते हैं कंपोजिशन। हाँ ये लास्ट ही है, चलो इसके बाद आप उठ के चले जाना बस। हाँ जी, कंपोजिशन क्या है, देखो वो कह रहा है ए बी और सी। देखो ए का बी से फंक्शन है और बी का सी से फंक्शन है, जी मतलब रिलेशन है ऐसे। तो वो कहता है जी ओ एफ फाइंड आउट करो, जी ओ एफ कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। तो उसकी डेफिनेशन होती है जी एफ एक्स, ये डेफिनेशन होती है बस। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पे देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स टू साइन एक्स और जी एक्स दे दिया आपको एक्स स्क्वायर। समझ लो बेटा फटाफट, छोटा सा ये टॉपिक, एफ एक्स है साइन एक्स और जी एक्स है एक्स स्क्वायर, और आपसे कहा जा रहा है जी ओ एफ फाइंड आउट करो। एक मिनट, तो इसके पहले डेफिनेशन क्या है, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, तो जी साइन एक्स, और यहाँ पे जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर। जो एक्स की जगह यहाँ पे साइन एक्स होगा तो वहां पे भी क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, जिसका आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर यहीं पर ही एफ और जी फाइंड आउट करने को कहा है तो एफ जी एक्स, एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिया, अब जब एक्स यहाँ है तो साइन एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ भी क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी साइन एक्स स्क्वायर। देखो एफ एक्स दिया साइन एक्स, जी एक्स दिया आपको, आपसे पूछा है जी ओ एफ बताओ, तो जी ओ एफ में क्या होगा जी एफ एक्स, तो क्या होगा एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो जब जी एक्स एक्स स्क्वायर है तो जी वाई वाई स्क्वायर होगा, और जी साइन एक्स क्या होगा साइन एक्स का स्क्वायर होगा, तो वैल्यू ऐसी एफ जी एक्स है, एफ जी एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ पर देखो एक्स यहाँ पे है तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या भी होगा एक्स स्क्वायर,
सिर्फ रिप्लेस करनी है वैल्यू और कुछ नहीं करना। इसका मतलब एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल हो भी सकते हैं एक केस में। अगर कभी एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ इक्वल हो जाएंगे तो उसका आंसर एक्स ही आ रहा होगा, और उस केस में हम कहते हैं एफ इक्वल टू जी इनवर्स या जी इक्वल टू एफ इनवर्स। तो आपको कभी वो एग्जाम में पूछ ले कि एक फंक्शन देके कहते कि इनमें से कौन सा फंक्शन इनवर्स है, तो सिर्फ आपको या तो दो तरीके हैं, एक तो वाई वाला मेथड या इसका कंपोजिशन। अब जिनका हिट एंड ट्रायल से करना चाहते हो तो कंपोजिशन निकाल लो, जिसका कंपोजिशन एक्स आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स। बस अब हो गया, वो सिलेबस में नहीं है, वो हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन तो रिलेशन ही हो जाएगा, जैसे रिलेशन की प्रॉपर्टी है वो तो वही है, तो और केस नहीं है। हाँ वो ये बता तो दिया, आर एस टी और ई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, वो कुछ वही बताया। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो अभी? अभी क्वेश्चन, ये टॉपिक लास्ट था ना, क्वेश्चन थोड़ी लास्ट थे, खुद कर लोगे डाउट। चलो पहले सिर्फ 5 क्वेश्चन करो और छुट्टी, बस। चलो 7B के 5 क्वेश्चन ओरल है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो।